तो मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको आरोह भाग 2 में संकलित जो पाठ है काले मेघा पानी दे, यह पाठ धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। आज मैं इसी पाठ का सार आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखें, काले मेघा पानी दे तर्क और विश्वास के संघर्ष पर आधारित निबंध है। विज्ञान तर्क के सहारे चलता है और लोक जीवन विश्वास के सहारे जीता है। दोनों की अपनी अपनी दृष्टियां हैं, दोनों के अपने अपने अलग अलग दृष्टिकोण हैं। लेखक ने दोनों पक्षों को अपनी तरह से प्रस्तुत करके जो डिसीजन है, जो निर्णय है, वो पाठकों पर छोड़ दिया है। तो आइए अब इस पाठ का सार देखें। सबसे पहले इंद्रसेना के कार्यकलाप है, उसके बारे में लेखक बताता है कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते धरती नहीं लोगों के मन भी सूखने लगते हैं, तब गांव के नंग धड़ंग लंगोटीधारी किशोरों की एक टोली, जिसमें कि 10-12 साल के बच्चे होते हैं, उन बच्चों की एक टोली गंगा मैया की जय बोलते हुए गलियों में निकल पड़ती थी। वे घर घर जाकर पुकार लगाते थे, आवाज़ लगाते थे, पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है। तब घर की जो औरतें हैं 2 मंजिले के बारजे पर चढ़कर उन पर घड़ा भरकर पानी उंडेलती थी। ये बच्चे उसी जल में नहाते, भीगते और गिल्ली मिट्टी में लौटते थे और इस तरह वे सारे मिलकर पुकार लगाते थे, क्या? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। ऐसी टेक, ऐसी पुकार इन बच्चों की टोली लगाती थी। बच्चों आगे देखें, हैरानी की बात यह थी कि जब गर्मी के मारे जो लोग हैं वो तप भून रहे होते थे, त्राहिमाम कर रहे होते थे, कुएं तक सूखने लगते थे, खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती थी, ढोर डंगर जो पशु हैं प्यास के मारे मरने लगते थे, आकाश में बादलों का नाम निशान नहीं होता था, पूजा पाठ और कथा विधान भी हार जाते थे, तब यह इंद्रसेना कीचड़ में लथपथ होकर मेघों को, बादलों को पुकार लगाती हुई निकला करती थी। अब जो ये अंधविश्वास है, ये लेखक को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेखक इसका विरोध करते हैं। और लेखक की आयु भी इन्हीं किशोरों के समान थी, जो ये किशोर अवस्था के बच्चे थे, इन्हीं के समान उसकी उम्र थी, परंतु वह इस इंद्र से सभा को मेढक मंडली कहकर इनका विरोध करता था कि जी ये टोली है, ये एक तरह से मेढक मंडली है, ऐसा कहकर वो इनका विरोध करता था। लेखक पर आर्य समाज का प्रभाव था। वह कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी था, इसलिए वह इन्हें अंधविश्वास कहता था और इनका प्रखर विरोध भी करता था। उसे समझ नहीं आता था कि जब पानी का पहले इतना अभाव है तो कठिनाई से लाए गए पानी को बेकार में क्यों बहाया जाता है। अगर यह सेना इंद्र की है तो ये सीधे इंद्र देवता से पानी क्यों नहीं मांग लेते, ऐसा लेखक का मानना है। ऐसे ढोंगियों के कारण ही हम भारतीय अंग्रेज़ों से पिछड़ गए हैं और गुलाम बन गए हैं। आगे जो लेखक की जीजी है उसका इस चीज़ में बहुत ज़्यादा विश्वास है, प्रखर विश्वास है। तो लेखक की समस्या यह थी कि उसे सबसे अधिक श्रद्धा अपनी जीजी पर थी, परंतु जीजी इंद्र सभा तथा अन्य अंधविश्वासों को बहुत मानती थी। उसका इन अंधविश्वासों में बहुत ज़्यादा विश्वास था। वह हर प्रकार की पूजा तथा अनुष्ठान लेखक के हाथों से करवाती थी। वह चाहती थी कि इस पूजा विधान का फल लेखक को मिले, इस अपने भाई को मिले, ऐसा वो चाहती थी। जीजी ने इंद्र सभा पर पानी फिकवाने का काम भी लेखक से करवाना चाहा कि भाई तुम भी इस काम में मेरा हाथ बटाओ, ऐसा वो चाहती थी। परंतु लेखक ने इस गंदी मेढक मंडली पर पानी फेंकने से इनकार कर दिया कि मैं इसे अंधविश्वास मानता हूँ, मैं इस मेंढक मंडली के ऊपर पानी बिल्कुल भी
नहीं डालूँगा। उसने अपनी जीजी से साफ साफ मना कर दिया। जीजी ने अपने बूढ़े और कांपते हाथों से पानी की बाल्टी फेंकी। लेखक जीजी से न तो बोला और न ही उसके हाथों से लड्डू मठरी खाई। तब जीजी ने उसे गोद में लेकर ये बातें समझाई। आगे जीजी के तर्क के बारे में जाने, जीजी क्या कहती हैं। जीजी ने कहा, भैया सुन, अगर हम इंद्र भगवान को पानी नहीं देंगे तो वे हमें पानी कैसे देंगे, वो कैसे प्रसन्न होंगे। लेखक ने तर्क दिया, यह सब ढोंग ढकोसला है, यह सब अंधविश्वास है। जीजी ने तर्क दिया, यह पानी की बर्बादी नहीं है भैया, यह अर्घ्य है। मनुष्य दान में कुछ देगा नहीं तो पाएगा कैसे। तो इस बात को अच्छी तरह समझ कि जब कुछ देंगे तभी तो कुछ पाएंगे। ऋषियों ने भी दान और त्याग की महिमा गाई है, परंतु त्याग वह नहीं है जो करोड़ों रुपयों में से 2-4 रुपये देकर दिए जाएं। कि दो है तो करोड़पति आदमी और उसमें 2-4 रुपये का दान कर दो तो वो कोई सच्चा दान नहीं होता। असली त्याग तो वही है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है, जिस चीज़ का हमारे पास अभाव है, जो चीज़ हमारे पास कम है, उसे भी लोक कल्याण के लिए दे दिया जाए, कि अपनी ज़रूरतों को पीछे रखकर उसका दान कर दिया जाए, वही सच्चा दान है। और ऐसे दान का फल भैया मिलता है। लेखक जीजी के तर्कों के सामने निढाल सा हो गया, पस्त सा हो गया, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब जीजी ने उसे कहा, सुन मेरे भाई, मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ, एक किस्सा सुनाती हूँ कि जो किसान होता है वो क्या करता है कि वो भी 30-40 मन गेहूँ उगाने के लिए पहले 5-6 सेर गेहूँ अपनी ओर से बोता है। इसी तरह सूखे से पानी फेंकना भी पानी की बुआई है। हम यह पानी गले में बोएंगे तो बादलों की फसलें आ जाएंगी। पहले खुद कुछ दो, तभी देवता उसे चौगुना करके लौटाएंगे। यथा राजा तथा प्रजा, कि जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। कि बात सच नहीं है। सच यह है कि यथा प्रजा तथा राजा, ऐसा लेखक मानता है कि जैसी प्रजा होगी उसी के अनुसार राजा को बनना पड़ेगा। वो अपनी जीजी के बिल्कुल विपरीत बोलता है और कहता है गांधी जी भी इसी बात का समर्थन करते हैं। अंत में लेखक की टिप्पणी के बारे में जाने। लेखक अपनी टिप्पणी देता है कि इस घटना को बीते लगभग 50 वर्ष हो गए हैं। अब उसके मन में बार बार यह प्रश्न आता है कि हम लोग देश के लिए करते क्या हैं। हम मांगे तो बड़ी बड़ी करते हैं, डिमांड तो बड़ी बड़ी करते हैं, किंतु उसमें त्याग का नाम निशान नहीं होता। हम भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, किंतु स्वयं उसमें लिप्त हैं। काले मेघा पानी बरसते हैं, खूब उमड़ते हैं, खूब बरसते हैं, पर जो गगरी है वो फूटी की फूटी रह जाती है। बैल जो है वो प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। और अंत में लेखक यह प्रश्न करता है कि जाने यह दशा कब बदलेगी, जो ये स्थिति है ये जाने कब बदलेगी। इसके पीछे लेखक का ऐसा मानना है कि केंद्र सरकार से योजनाएं तो बड़ी बड़ी बनती हैं, उसके लिए खूब पैसा आता है, परंतु जो बीच के बिचौलिए हैं, जो दलाल हैं, जो मंत्री संतरी हैं, उस पैसे को बीच में ही हड़प जाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि केंद्र सरकार से यदि विकास के नाम पर 1 रुपया आता है तो वो सिर्फ 15 पैसे लगता है, क्योंकि उस 1 रुपये में से जो 85 पैसे हैं वो बिचौलिए खा जाते हैं, वो मंत्री संतरी जो ठेकेदार हैं ये हजम कर जाते हैं। तो इस तरह से सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। होना तो ये चाहिए कि यदि 1 रुपये विकास के नाम पर है तो 1 रुपया ही लगना चाहिए, परंतु ऐसा देश में नहीं होता। योजनाएं बड़ी बड़ी बनती हैं, दुनिया भर का पैसा आता है, खूब सारा पैसा आता है, परंतु विकास के ऊपर वो पूरा पैसा खर्च नहीं होता। तो इसके माध्यम से लेखक यही प्रश्न करता है कि ये भ्रष्टाचार पता नहीं देश से कब ख़त्म होगा, जो ये स्थिति है आज ये कब ख़त्म होगी। तो बच्चों, इस तरह से मैंने इस पाठ का सार आपको पढ़ाया। आपको अवश्य पसंद आया होगा। आप अवश्य सब्सक्राइब करना। थैंक यू।